एपिसोड 21 आन्या लाइफ इन डेंजर। रुद्र अन्या को गुस्से में कहीं ले जा रहा था। उसने इतनी कसकर अन्या का हाथ पकड़ था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और रुद्र दोनों के हाथ में चुप, दोनों के खून एक दूसरे में मिलकर नीचे गिर रहे थे। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या तो एक पल के लिए सुन पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उससे होश आता कि रुद्र की पकड़ का वो अपने हाथों को देखती है जहां उससे अब काफी दर्द हो रहा था। लेकिन रुद्र के गुस्से को देख अन्या कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक से गए, उसका दिल दिमाग ही दोनों सुन पड़ चुका था। रुद्र अन्या को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पे अन्या की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। रुद्र अन्या का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े जकड़ते हुए ऊपर उठता है। अन्या उसके ऐसे करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो अन्या साफ देख सकती थी। रुद्र गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से भी। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी देखता नहीं। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का ये नाटक कर रही हो, यही करो। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त खत्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी जिंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसको तुम्हारी कभी याद नहीं आएगी। ये जो अच्छा बन के यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना, तो ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की, लेकिन जब तक इस चौहान परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना इसकी इज्जत पर जरा सी आंच आई तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र झटके से अन्या को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रुद्र ने एक बार भी नहीं देखा कि अन्या किस हाल में है। वही अन्या रुद्र के शब्द से काफी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी दुधली आंखों से रुद्र को जाता देख रही थी। बादल काफी जोर से गरज रहे थे, तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाने के फिराक में थी। कुछ देर में काफी तेज बारिश भी होने लगती है। बारिश के साथ साथ अन्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही आकाश जी उनके पीछे खामोश से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, आकाश जी ने ना कुछ कहा ना दिग्विजय जी ने कुछ। दिग्विजय जी बाहर बारिश को देख एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी कौशल्या बहू को अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना आकाश जी की आंखों में नमी तैर गई, जैसे उनके आंखों के सामने कौशल्या का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमजोर पड़ चुके थे। दिग्विजय जी अपने जज़्बातों को काबू कर पलट कर आकाश जी के कहते जरूर हैं, लेकिन उसमें छुपा दर्द वो चाह कर भी नहीं छुपा पाते। आकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोया है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। रुद्र और रेहान ने अपनी माँ खोई है, जिस वक्त रेहान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उससे दोषी ठहरा कर उससे खुद की नफरत की वजह बना दी है। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है जिससे तुम सुधारना नहीं चाहते, और आज तुमने अपने बड़े बेटे से जिस लहजे में बात की ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। आकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वो रुद्र के बारे में सुन कुछ उखाड़ते हुए कहते हैं, लेकिन पापा रुद्र ने मेरी कौशल्या का सपना तोड़ना चाहा। मैं आकाश जी के इतना ही कहते दिग्विजय जी गुस्से में कहते, रुद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप शायद भूल रहे हैं। वो जितना करक हो, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उनके अंदर कौशल्या के संस्कार हैं, आदर्श हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुंचे। और रही बात कौशल्या के आश्रम की, तो आपके जाने के लिए बता देता हूँ, आश्रम की जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है, जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा था। और साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे रुद्र को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ रुद्र और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर न हो, इसलिए ये सारी बात उनसे छुपाई है। रुद्र का इरादा अपनी माँ के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फूलता फलता देखना है।
आपकी तरह सबको अभी रुद्र गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी उन्हें तब रुद्र के फैसले पर नाज होगा। दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर आकाश जी की तरफ देखते हैं। वो अभी अपने सोच में घूम थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उससे दबते हुए वो फिर से कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उससे मुझसे कहनी चाहिए, आखिर वो आश्रम मेरे देखरेख में है। उसने मुझसे पूछा तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन दिग्विजय जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का हंस देते हैं। वो समझ जाते हैं कि इतने सालों की रिश्तों में पड़ी दुल ऐसे अचानक तो नहीं दुलने वाली। अब चाहे रुद्र लाख सही, लेकिन दुल पड़े चश्मे से तो सब ददला ही दिखेगा। वो ये सुन आकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दिग्विजय जी का ये कहना आकाश जी को निशब्द कर देता है। वो हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। आकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चले गए। दिग्विजय जी आज ये सब देख काफी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट नहीं सकते थे। वो वही बेड पर आकर लेट गए। रुद्र अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने अन्या को बुरा भला कहा था उसके दिल में एक टीसी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से अन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वो उसके लिए मायने नहीं रखती तो फिर वो किस हक से अन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका अन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, न किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, न अन्या को खुद से दी हुआ तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन अन्या के दिग्विजय जी से उसके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग गया कि अन्या कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए, इसलिए उसने दिग्विजय जी को माना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए अन्या के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की है और उसके जैसा कोई नहीं। वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वो कमजोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द रुद्र अन्या को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था ताकि वो अपने जज्बात अन्या के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने क्लोजेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल घटक जाता है। रुद्र नशे में था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त, दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे, तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं ठीक से। रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज आती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। रुद्र कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट से टीका एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी ताकि उसका सामना अन्या से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था, उसके अंदर अन्या का सामना करने का हिम्मत नहीं थी। वही दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को दुख पहुंचा है, लेकिन ये भी जानता हूँ आप इतने कमजोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। उद्धरण चिन्ह। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है, तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब साहब साहब। वो ऐसे बोलते हुए वो छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया देख अभय उससे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही है। उसका इतना कहना कि रेहान के हाथ से फोन छूट जाता है। वो घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झंझोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की तरफ भागता है। उसके पीछे तविश और अभय भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपनी बूढ़े कदमों से अपने रफ्तार से भी अधिक मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर अन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड की साइड ले जाता है। रेहान ने जब अन्या को छत पर बेहोश देखता तो घबरा गया।
वो जल्दी से भागकर अन्या का सिर अपने एक हाथ से उठाकर अन्या के चेहरे को थप थप कर उसे पुकारने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी। अभय और तविश भी अब तक अन्या के पास आ चुके थे। अभय अन्या की पल्स और सांस चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांस बहुत धीमी चल रही है और काफी तेज बुखार है। तविश भी अन्या की हालत देख कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वो कल रात से यही है बारिश में। रेहान ये सब सुन और घबरा गया और अन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। रेहान चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभय रेहान को शांत करते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया आती ही होगी, हम भाभी पहले नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देख वो घबरा जाता है, ये खून अन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अभय ने अन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। सब जल्दी से अन्या को हॉस्पिटल रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभाल कर तविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफी घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दोबारा लौट आए। एपिसोड 22 आकाश जी शॉकिंग स्टेप। अन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रेहान पीछे बैठकर से अन्या को पुकार रहा था, भाभी भाभी आंखें खोलना, भाभी आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, उठो भाभी एक बार आंखें खोलो ना प्लीज भाभी। अब रेहान कुछ रुवाशा हो गया, उससे अन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू अन्या के चेहरे पर गिर उससे भिगो रहे थे। अभय बैक व्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा, हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम रुद्र को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। अभय की बात सुन रेहान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन न मिलता देख अभय उसे अपना फोन पास करता है। रेहान 2-3 बार ट्राई करता है, रुद्र का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था, भाई का फोन नहीं लग रहा है। अब रुद्र को फोन न लगते देख रेहान वापस से कुछ घबरा गया। अभय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ रेहान, तुम अमन को कॉल करो, हॉस्पिटल हम बस पहुंच गए हैं। रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब अमन फोन नहीं उठता है तो रेहान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभय अन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी देरी के अन्या को सब इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इस वक्त रेहान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। अभय उसे हौसला देता है। अब तक दिग्विजय जी और तविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब अन्या की हालत जाने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उससे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कह सकता था। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। अन्या की फिक्र के चलते अब किसको रुद्र को इन्फॉर्म करने का सूद ही नहीं रहा। 15 मिनट के बाद डॉक्टर अन्या को चेक कर बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में पानी चला गया जिससे हम उनके अंदर से निकलने होगा। सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नर्व्स डैमेज नहीं हुए। कुछ टेस्ट अभी बाकी है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस फॉर्म पर साइन करवा दे ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। वैसे इनके पति उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर का रुद्र के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। अभय जल्दी से अपना फोन निकलकर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। अभय तुरंत कुछ साइड में होकर रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। अभय ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गया। दिग्विजय जी उसकी परेशानी भांपकर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? अभय कहता है, दादाजी रुद्र का फोन नहीं लग रहा है। दिग्विजय जी भी ये सुन परेशान स्वर में कहते हैं, ये लड़का भी, एक काम करो जियान को। अभय उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे भी ट्राई किया पर। दिग्विजय जी ये सुन अपना फोन निकल अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, दिग्विजय जी कॉल देख आचार्य हो जाता है। वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज सुन दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते हैं, रुद्र कहाँ है, फोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज में इस वक्त सख्ती थी कि अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना हो भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कहता है, वो दादाजी, बॉस तो सिटी से बाहर गए हैं,
वो आश्रम की जमीन जो फाइनल की थी उसे सिलसिले में उनका फोन भी वहाँ काम नहीं करेगा। कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अमन आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसको रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो, उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उससे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी ने कॉल काट कर दिया। अभय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करे दादाजी, अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर। दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते हैं। अभय भी उनके पीछे होता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो शुरू करे, फॉर्म हम साइन कर देते हैं। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता है, आप क्या रिश्ता है पेशेंट से? दिग्विजय जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता वो ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दे। डॉक्टर का ये कहना सबको परेशानी में डाल देगा। अब अन्या के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे ला सकते हैं, और रुद्र वो कब आएगा किसको कोई खबर नहीं। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट के पिता को ही बुला दे। क्या वो यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज सुन सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहां आकाश जी तेज कदमों से चलकर वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब ये सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं, तभी उनकी नज़र रेहान के गोद में बेहोश अन्या पर पड़ती है। वो कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब अन्या को लेकर वहां से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर उनको सारी बात पता चलती है। अन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। आकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजरें इस वक्त आकाश जी पर ही टिकी थी। आकाश जी के ये मूव से सब शॉक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, न किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता है, वो आज खुद सामने से अन्या जो कि उनके लिए एक अनजान थी उससे अपनी बेटी मान रहे थे, उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहे थे। ये सबके लिए हैरत की बात थी। आकाश जी किसी की नज़रों की परवाह किए बिना फॉर्म साइन कर डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में अन्या के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रख कहते हैं, रिलैक्स, वी विल डू आवर बेस्ट। इतना बोल वो नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से अन्या के कमरे में चले जाते हैं। आकाश जी वही दीवार के पास खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों में भी कुछ नमी थी। दिग्विजय जी आकाश जी के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रख उन्हें सब ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। रेहान, अभय, तवीश, दिग्विजय जी और आकाश जी सब अन्या के लिए बस मन ही मन दुआ कर रहे थे। अभय अब भी रुद्र का फोन ट्राई करता, लेकिन अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान के आंखों में आंसू थे। वो आज से पहले कभी उतना नहीं घबराया, शायद इसलिए क्योंकि अन्या से उसका एक अलग रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड उसे बचपन से नहीं मिला, वो अन्या के आने पर मिला। उससे हर पल ये एहसास होता था कि कोई ही उसके साथ, जो बिना कहे उसका दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रखे देगी। वो अन्या को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं रेहान खुद की किस्मत को ही दोष ठहरा लेगा। आखिर उसकी ही किस्मत में माँ की ममता और प्यार नहीं था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। उनका चेहरा ही सबको घबरा देता है। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी हैं? वो ठीक हैं। डॉक्टर उसकी घबराहट देख उससे शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शी इज़ फाइन फॉर नाउ बट। अन्या ठीक है। ये जान सब राहत की सांस लेते ही कि उनका बट कहना और साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखने सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ संकुच रहे थे। अभय भी बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर, जल्दी बताए क्या हुआ है? डॉक्टर सबके घबराए हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी पेशेंट की विल पावर है, जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हैं। उन्हें काफ़ी हाई फीवर होने की वजह से अब ज़्यादा मेडिसिन के डोज भी नहीं दे सकते। ये पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता देन बोल। डॉक्टर रुक सबके चेहरे देखने लगते हैं।
जो उनकी बात सुन सफेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए कहता है, देन व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, देन इट विल वेरी डेंजरस, हर सर्वाइविंग चांस विल बिकम वेरी लो। ये सुन रेहान दम से चेयर पर गिर गया। उसे अब ये डर अंदर ही अंदर खा रहा था। एपिसोड 23, इमोशनल मैसेज फॉर रूडर। डॉक्टर अपनी बात कहकर सबकी आंखों में डर छोड़ वहां से चले गए। किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करे। सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़ाई अन्या की थी जिससे उससे खुद लड़नी थी, लेकिन शायद वो लड़ना नहीं चाहती थी। शायद उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। सब अब बस भगवान से अन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। बीते वक्त के साथ सबके अंदर का डर बढ़ते जा रहा था। रेहान तो बेसुध सा बैठा था, कविश और अभय उसको संभाल रहे थे। आकाश जी आज अन्या की जिंदगी की भीख मगाने 25 साल बाद मंदिर की चौखट पर पहुंच गए थे। कौशल्या जी के जाने के बाद आकाश जी को अब किसी चीज की चाह ही नहीं रही और साथ ही भगवान से बैर कर बैठे थे, लेकिन आज सिर्फ अन्या के लिए वो फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़ सिर झुकाकर खड़े थे। अब तक रुद्र से ना बात हुई ना वो हॉस्पिटल आया। अमन ने अपने आदमी भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वो वहां पहुंचा रुद्र वहां से निकल चुका था। कहाँ किसी को खबर नहीं थी। सब अन्या के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, ना भूख ना प्यास और ना ही थकान। शौर्य भी अन्या के बारे में सुन सब कुछ छोड़ वहां आ गया था। वो भी बेसब्री से अन्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सब ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए अभय ने दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही रेस्टिंग रूम में रहने की सलाह दी और वो वहां चले गए। कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल के थे। सबकी नजरें अन्या के कमरे के दरवाजे पर चली जाती। बस कोई एक छोटी सी शीशे की खिड़की से अन्या को देख रहे थे। वही दूसरी तरफ आधी रात के करीब रूथ घर आता है। वो कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला जाता है। रूथ जैसे ही हॉल में आता है, इतनी शांति देख उसे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गया था। रुद्र के जूतों की तेज आहट से अमन की नींद टूट जाती है। वो रुद्र की आहट अच्छे से जानता था, इसलिए जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हड़बड़ाहट में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड नाइट सर। सर मेरा मतलब है कि वो। अमन के ऐसे उटपटांग हरकत देख रुद्र उसे घूरता हुए पूछता है, तुम मुझे ये बोलने तो आधी रात को तो यहाँ नहीं आए होगे। इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ता है कि अमन खुद की बात को सही करते हुए कहता है, यस सर, मैं ये बोलने नहीं आया, वो तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर आ रहे हैं तो मैं यही आ गया आपको ये बताने कि मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। ये सुन रुद्र के बढ़ते कदम जैसे हवा में ही रुक गए। उसका दिल जो सुबह से बेचैन था अन्या के बारे में सुन थम सा गया। वो अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? अमन रुद्र सारी बात बताते हुए कहता है, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोश सी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आता तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, ना आपका फोन लग रहा था ना कोई खबर मिली। दादाजी ने मुझे ऑर्डर दिया जैसे ही आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल। अमन रुद्र को सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं गुम ही हो गया था। अब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देख रहे थे। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए? रुद्र अपने कड़क अंदाज में कहता है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के ये कहने से अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान बज रहे, कहीं वो नहीं सुन रहा है। इसलिए वो एक बार अपनी गलत फैमिली को दूर करने फिर कहता है, क्या सर मैंने कुछ गलत सुन लिया? आप हाँ कह रहे हैं और मैंने नहीं सुनना। उसका इतना कहना रुद्र गुस्से से भरी निगाहें उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है। अमन तो अपना मुंह खोल बस रुद्र को देखते ही रह जाता है। वो मन में सोचता है कि आखिर उसका बॉस कैसा इंसान है। माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी को वहां हॉस्पिटल में ऐसे हालत में छोड़कर वो एक बार उससे मिलने तक नहीं जाना चाहता। आखिर ऐसा कौन करता है? उनका पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर उसके बॉस को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बेदिल इंसान उसे आज तक नहीं देखा। ऐसी ही सोच में अमन घूम था कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी, अमन मैं वापस आ गया हूँ। ये बात अभी किसको नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसको भी नहीं, वरना अंजाम। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है।
अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता। उससे अपने बॉस के इस बेदिली पर आज पहली बार काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वही रुद्र अपने कमरे में सोफे पर टिक अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके जहन में अब भी कल की बातें घूम रही थी। वो जानता था कि अन्या की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद ही है। वो कुछ सोच जैसे ही अपना फोन निकलता है तो काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस देख वो जरा सा भी हैरान नहीं होता। उसकी हिम्मत नहीं थी वो किसको कॉल बैक कर सके। उसकी नज़र एक वॉइस मैसेज पर है जो रेहान ने ही उसे भेजा था। रुद्र उसे प्ले करता है। भाई कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ भाई, भाभी को अभी आपकी जरूरत है। देखो ना कितने देर से सो रही है, अब तक नहीं उठ रही है। आप एक बार उन्हें बोलना, वो आपकी बात नहीं टलेगी। प्लीज भाई आ जाओ ना, मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, न उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वो कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब मुझसे छीन रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है, आप जहाँ भी आ जाओ। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूँगा, मैं डेली मेहनत करूँगा, लेकिन बस आप आ जाओ, भाभी को फिर से ठीक कर दो प्लीज़ भाई प्लीज़। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रूंध गया। रुद्र रेहान भी बात सुन सुन पड़ गया। आज से पहले ही शायद उसने रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते देखा था। आकाश जी की कितनी ही कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई जितना आज अन्या की ऐसी हालत ने कर दिया। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशनल था, लेकिन अन्या के लिए वो रुद्र से भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख भी इतना नहीं टूटा जैसा आज उसने अन्या के लिए टूट गया। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपने सोच में ही घूम हो गया। अपने दिल और दिमाग से इस वक्त वो जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान अन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तभी एक नर्स आती है और रेहान को देख कहती है, देखिए आप बाहर जाए, मुझे कुछ ड्रिप लगनी है पेशेंट को और जरूरी टेस्ट भी करनी है, आप बाहर वेट करें। उद्धरण चिन्ह। नर्स के ऐसे बोलने पर रेहान एक नज़र अन्या को देखा में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है, इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान सा भरा चेहरा देख नरमी से कहती है, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप डॉक्टर से बात कर ले। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कर्टन लगती है और अन्या के रूम का एक बैक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर जा सकते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप अन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद कर बाहर वेट करने लगती है। वो आदमी धीरे कदमों से चल अन्या के बेड के पास आता है। एपिसोड 24 रुद्र कम्स टू मीट अन्या। एक आदमी अन्या के कमरे में चुपचाप एंटर करता है। वो शांत सा अन्या के बेड के पास चलकर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अन्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका का दिल मानो अंदर से टूट रहा था। अन्या चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप के साथ दो और माथे, हाथों और उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। वो आदमी शांत सा बस अन्या के चेहरे को देख रहा था। ये और कोई नहीं रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से भागवत करनी चाहिए, लेकिन अंत में वो हार गया। उसका दिल कब से अन्या को देखने के लिए बेकरार था। अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते अब शायद रुद्र थक चुका था। वो धीरे से अन्या के पास बैठ काफी जेंटली उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। रुद्र अन्या के हाथ को प्यार से अपने गालों से छूता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका दिल भर आता है। रुद्र को पता भी नहीं चलता। 25 सालों में आंसुओं ने इजाजत नहीं दी रुद्र को अपना दर्द बयान करने की, पर आज सिर्फ अन्या के लिए अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बाहर आ गए। रुद्र अब भी खामोश सा बस अन्या को ही देख रहा था। वो जानता था उसकी वजह से आज अन्या इस हाल में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि अन्या अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन रुद्र ने वो सारे कड़वे शब्द भले ही अन्या को कहे पर चोट खुद के दिल को देने के लिए, ताकि जो दिल अब अन्या के आने से कहीं न कहीं धड़कने लगा है वो वापस से पत्थर बन जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके जिंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन न चाहते हुए भी अन्या हो चुकी थी। उसके होने न होने से अब रुद्र को फर्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में होने से अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को अन्या धड़कन का शोर रुद्र के लिए रात राग की तरह था। उसका वो मासूम चेहरा देख रुद्र की दिन भर की थकान पल में कहीं जैसे गायब हो जाती थी। रुद्र ने कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन अब वही जज्बात उसे अन्या की तरफ खींच रहे थे और अतीत की कुछ अनकहे पन्नों का दर्द रुद्र को इस कदर सख्त बना दिया है कि वो ना चाहते हुए भी अन्या को हर्ट कर देता है।
रुद्र अब भी खामोश सा उसे देखता रहा, फिर अन्या के सिर की तरफ झुक प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफी दर्द भरे आवाज में कहता है, उठ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठ जाओ। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ अन्या के माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से अन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। जैसे ही रुद्र उठने होता, अन्या अपनी उंगलियां हिलाते हुए जो कि रुद्र के हाथ में थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्र जो जाने ही वाला था, अन्या में हलचल देख वापस से उसकी तरफ पलटा। अन्या को अपनी आंखें खोलता देख रुद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो वापस से उसके पास झुककर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि अन्या एक दो बार पलके झपका कर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, वाइफी उठो, एक बार और आंखें खोल दो ना, मेरे लिए प्लीज। इतना बोल वो एक बार फिर अन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नज़ आ चुकी थी और रुद्र की बातें सुन कहती है, सर आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है इनके चेकअप के लिए। नस के इतना बोलते रुद्र एक गुस्से वाली नजरें उससे पे डालता हुआ कहता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नस घबराते हुए कहती है, सर आप ही ने कहा था आपके यहाँ होने का किसको पता नहीं चलाना चाहिए, अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। नस के ये कहने पर रुद्र को रियलाइज होता है अब वो अपने जज्बातों में बह रहा, इसलिए वो जल्दी से खुद को काबू कर अन्या के माथे को प्यार से सहलाकर वहां से निकल जाता है। नस तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए अन्या के कमरे में आते हैं, जिससे देख बाहर बैठे शौर्य, रेहान, तविश, अभय सब घबरा जाते हैं। वो अब बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट अन्या को चेक कर नस को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए बाहर आते हैं। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन फीवर के विलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी रहेगी, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया, कल सुबह तक वो होश में आ जाएगी, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर का ये कहना सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हक करते हुए कहा, थैंक यू डॉक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उसके इस जेस्चर पर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तविश दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहां से चला गया। अभय एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं ये रुद्र कहाँ है। इतने मैसेजेस और कॉल्स किए लेकिन किसका भी आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़ यहाँ होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अभय के कंधे पर हाथ उससे शांत रहने का कहता है, शांत अभय, आई एम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा वो सबसे पहले यही आएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी अभय कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा रहा है अपने अतीत से रुद्र भाभी को जोड़ उन्हें खुद से अलग करना चाहता है। उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं माना। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अभय की बात सुन गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भले ही उसने सबके सामने नहीं कबूला, पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका और बहुत जल्द सबके सामने भी करेगा। फिर एक रहस्य अंजदज में कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा टेढ़ी करनी होगी। ये सुन अभय असमंज में शौर्य को देखता है तो शौर्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उससे देखता है। फिर अपने पेट पर हाथ रख भोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले गए। वही रुद्र अपनी कार के बाहर खड़ा कब से काले आसमान को देख रहा था। उसे अन्या को चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए उससे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो फील कर रहा है अन्या के लिए वो क्या है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। अन्या बिल्कुल ठीक है, ये जान के उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। आज रुद्र ने अपने जज्बातों में बहकर अन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका आज रुद्र को कोई गिला नहीं था। उसने मन ही मन अन्या को तब से अपनी बीवी माना था जब से उसने उसके मांग में वो सिंदूर भरा था, लेकिन आज उसने खुद से कबूला था। अब अन्या और दुनिया के सामने कबूलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नज़र अन्या की रूम की खिड़की पर थी। वो अंदर जाना तो चाहता था लेकिन कुछ सोच रुक गया और बस ऐसे ही सुबह हो गई। अन्या के चेहरे पर रोशनी की किरण गिरने से उसकी पलकें हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, जिसके कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कहाँ। सीलिंग और अपने आसपास की चीज़ों को देख रही थी। डॉक्टर अन्या को चेक कर मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं। अन्या का डॉक्टर की आवाज़ सुन उनकी तरफ देखती है और अटकते हुए कहती है, ठीक फील कर रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर अन्या का जवाब सुन मुस्कुराते हुए कहता है,
ये तो अच्छी बात है, वैसे आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी वरीड है। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ। इतना बोल के डॉक्टर बाहर चले गए। रेहान सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। जैसे ही अन्या को देखता है तो झट से उसे गले लग कहता है, कितना डरा दिया था आपने भाभी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। अन्या रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत करने के लिए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में डर गए थे। तभी अन्या की नज़र रेहान के पीछे खड़े तविश पर जाती है तो वो कुछ सोच रेहान का मूड लाइट करने के लिए आगे कहती है, अभी तो तविश की लैला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। अन्या की बात सुन रेहान मुस्कुरा देता है तो तविश मुंह बनते हुए कहता है, क्या भाभी आप दोनों की सुई वही अटकी है अभी तक? उद्धरण चिन्ह। तविश के इतना बोलते ही अभय उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, तविश ये लैला कौन है? अभय के इतना पूछने पर तविश की तो सिटी पिटी खुल हो जाती है। वो हड़बड़ते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, वो तो रेहान और भाभी तो बस मेरा मजाक उड़ने के लिए हर वक्त ऐसे ही मुझे चिढ़ते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सच्ची। अभय उसकी बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है, सच्ची? तविश जबस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ये हाल देख शौर्य, अन्या और रेहान तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी अन्या के सिर पर दिग्विजया जी अपना हाथ रख प्यार से कहते हैं, बेटा आपने तो डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़ हल्की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देख नहीं लग रहा है आप ठीक हैं। कितने थके हुए लग रहे हैं आप, कहीं मेरी चिंता में। दिग्विजय जी अन्या को कहता है, वो क्या है ना बेटा, जब से आप आए हैं आपने ही मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या भी मुस्कुरा देती है तो रेहान मुंह बनते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपने दादी डार्लिंग ले आओ ना देनू बाबा, अब मेरी एक अकेली भाभी कितनी को संभालेगी। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी उससे घूरते हुए कहता है, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीवी, सबसे ज्यादा तो अन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, मेरा नहीं। रेहान और दादाजी की ये खाती मीठी नोक झोंक देख अन्या बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी नजरें वहां किसी को तलाश कर रही थी, वहां सब थे सिवाय रुद्र को। इनफैक्ट आकाश जी भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे, उनके आंखों में भी अन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो कब से पूरे कमरे में रुद्र को नपा कर काफी मायूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थी। जब वो बेहोश थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास है, उससे उठने के लिए बोल रहा है, उसे वाइफी कहकर पुकारा और अन्या के माथे को छुआ। अन्या ने जब कल अपनी आंखें खोली तो उससे रुद्र की दुदली सी परछाई ही दिखी, जिससे उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया दिखा सुना वो सच था या उसका कोई सपना। लेकिन अब रुद्र को अपने पास न देख अन्या वो हकीकत सपना लगने लगा। अन्या की नजरें रुद्र को तलाश कर रही थी। ये बात दिग्विजय जी से चुप नहीं पाए, सब अन्या से मिलकर वहां से चले गए। अभय और रेहान हॉस्पिटल में रुके थे। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि रुद्र कल रात ही घर आ गया था, लेकिन वो अन्या से मिलने नहीं गया। ये बात दिग्विजय जी को जानकर काफी गुस्सा आ रहा था रुद्र पर। एपिसोड 25 दादाजी रिमाइंड्स रुद्रास रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौहान मेंशन। रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिससे पर रुद्र राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है। गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र हैरान होकर कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए अपनी चड्डी उठाकर एक जोर का उसके पैरों में मरते हुए कहते हैं, मत कहो दादा मुझे, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और न कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दी उनकी बात। वह तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सीखा पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते ना सही इंसानियत के नाते तो उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। रुद्र को शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो आदेश देने के लहजे में कहते हैं,
रुद्र, तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान रुद्र राय चौहान के लिए मर गया। दिग्विजय जी के आखिर शब्द सुन रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखना लगा। वो कुछ कह पता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर जा चुके थे। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने अन्या के लिए उससे ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं। अभी तो रुद्र अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। रुद्र काफी परेशान हो गया दिग्विजय जी की बात सुनकर। उसे उस छड़ी के मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो वही सोफे में बैठ अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान को सोचता रह गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफी ख्याल रख रहा था हॉस्पिटल में। सब दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थी। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफी बेटर थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर डिक्लाइन कर दिया। शौर्य और रेहान ने सबको मना कर डॉक्टर से परमिशन लिया और साथ ही काफी सारे प्रॉमिसेस भी किए कि वो सब मिलकर अन्या का ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर अन्या को घर ले जाते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन इंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफी गुस्सा होगा, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके जहन में अब तक कल रात की बातें चल रही थी। आखिर वो बात उसके सपने में हुई या हकीकत? अगर सपना था तो उससे रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिससे वो इतनी करीब थी, आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुए जा रहा था? वो इसी उधेड़-बुन में थी कि उसके साइड का दरवाजा खुल। रेहान अपना हाथ आगे कर काफी जेंटल वे में कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या को अभी काफी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उससे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था, लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फोन बजा। ये देख अन्या उससे आंखों में वो ठीक है और खुद से चलेगी का इशारा करते हुए जैसे एक कदम बढ़ाती है कि उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगता है। वो गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उससे संभाल लेता है। ये और कोई नहीं, आकाश जी थे। अन्या उन्हें देखती है और वो काफी प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आकाश जी संभाल कर अन्या को सोफे पर बैठे हैं। वहीं रेहान का ये सब देख उसकी आंखें नम सी हो गई। उसके डैड ने आज तक उससे नहीं ऐसे संभाल, लेकिन अन्या के प्रति वो प्यार देख उसके दिल को काफी खुशी मिल रही थी। आकाश जी अन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारे करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का ग्लास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस ग्लास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो, कितनी कमजोर हो गई हो, इसलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीनों के बाद आज पहली बार आकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उससे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख अन्या को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। अन्या के आंखों में कुछ नमी आ जाती है, जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाए? अन्या झट से नमे सिर हिलती है तो आकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। तो अन्या जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे ये नहीं पीना है। अन्या के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख रेहान झट से ग्लास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठक से कहता, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी, आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है प्रोटीन शेक की जगह। सोच रहा हूँ अब अपने सारा बदला निकालूं। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला होगे रेहान? रेहान कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। दिग्विजय जी और रेहान की वो खाती मीठी लड़ाई, तविश को टीस, शौर्य की मजेदार बातें, वहाँ सब हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियां बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उससे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का आज असली मजा था ये। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उससे आने की आहट से अन्या की नजरें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल आंचल की धड़क उठा। रुद्र की भी नजारे अन्या से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन अन्या को उस एहसासों के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई वो चुभे वाली बातें याद आ जाती है। उससे खुद में एहसास होता है कि जिस फीलिंग को वो जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की रुद्र की जिंदगी में कोई कदर नहीं। इसलिए अन्या अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिससे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है।
रुद्र अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी दिग्विजय जी की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपनी कारक आवाज में उससे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नज़र अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते कहता है, दादाजी अपने कमरे में। दिग्विजय जी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाए, वो भी थक गई होगी। दिग्विजय जी की बातों में एक कारकपन के साथ एक वार्निंग थी रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। रुद्र बिना सवाल किए अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, मैं यही ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। दिग्विजय जी प्यार से समझते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत, देखिए हॉस्पिटल से आने के बाद आप यही बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी, पक्का रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी अन्या पे कुछ शक्ति करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करो। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या है रुद्र, अपनी पत्नी को कमरे में ले जाए। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे रुद्र के अचानक गोद में उठने से अन्या उचक जाती है और ससा ही उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे, आखिर दादाजी की सख्ती ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या रुद्र के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही अन्या धीरे से अपनी नजरें झुकाए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सक। अन्या के ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर अन्या को देखता, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अन्या की ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता। लेकिन रुद्र राय चौहान एक बार किसका हाथ थाम लेता है तो उससे चुराना नामुमकिन है। इतना बोल रुद्र सीधा अपने कमरे में चला गया। रुद्र की ऐसी उलझी बातें सुन अन्या हैरान परेशान रुद्र को देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या जो उसकी समझ से परे है, कभी कुछ तो कभी कुछ।